हेलो बच्चों, समाज की छोटी सी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन समाज की पूरी डिटेल बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम यानी लगभग एग्जाम्स ऐसी होते हैं जिनमें समाज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, वो आप गलत कर देते हो। तो आइए देखते हैं समाज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे समाज। जब अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। तो समाज कहते किसे हैं? तो दो पदों का जहां पे भी मेल होता है, ध्यान रखना वर्ण नहीं है, वर्णों का मेल संधि कहलाती है। यहाँ पे पदों का मेल है और पदों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। सेकंड बात, आगे बात करते हैं सम प्लस आस। दो जो खंडन दिया गया तो शब्दों से मिलकर समास शब्द बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। नेक्स्ट बात है समास का विलोम क्या होता है? तो याद रखना समास का विलोम व्यास होता है, जबकि संधि का मैंने बताया था विच्छेद नहीं होता, विग्रह होता है। अगला, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, यानी जैसे कोई भी दो पद है उनको मिलाएंगे तो वो क्या होगा? छोटा रूप उसका बन जाएगा। आगे बात करते हैं समास के भेद के बारे में। तो हिंदी भाषा में बात करें, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग समास के भेद 6 होते हैं, जबकि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 ही होते हैं। यहाँ पे 6 कौन से उनकी भी बात करेंगे, 4 कौन से वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये तो हो गई आपके हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज बात करेंगे पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद कौन से हैं, उनमें आता है फर्स्ट आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और चौथा है आपका बहुव्रीहि समास। वो दो कहाँ गए? यहाँ पे देखिए पद की प्रधानता के आधार पर है, तो सबसे पहले अव्यय भाव का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय होता है। यहाँ पे द्विगु और कर्मधारय का भी द्वितीय पद प्रधान होने की वजह से उनको पद की प्रधानता के आधार पर अलग से न मान के उनके ही उपभेद मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे द्विगु का भी द्वितीय पद प्रधान है, कर्मधारय का भी द्वितीय और तत्पुरुष का भी द्वितीय पद प्रधान है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसका आपका पहला और दूसरा यानी दोनों पद बोले तो उभय पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि जो समास होता है, इसका ना तो पहला प्रधान होता है ना द्वितीय, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही पद, कोई अन्य ही पद इसमें प्रधान होता है। आगे बात करते हैं एक एक समास के बारे में। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। पद की प्रधानता पता चल गई, आप इसका प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सी 4 विशेषताएं हैं जिनको आपको याद करनी है और उनको देखते ही आप उस समास को पहचान जाओगे। सबसे पहला देखिए, यथा और यावत से युक्त कोई भी शब्द यदि आपको मिलता है एग्जाम में, तो उसको बिना सोचे समझे आपको अव्ययी भाव समास टिकाना है। जैसे शब्द है आपका यथाक्रम, यथाशक्ति, तो इन शब्दों में अपन को क्या दिखा? यथा दिखा, तो क्या किया? अव्ययी भाव। नेक्स्ट आपका उपसर्ग से युक्त शब्द। अब गौर करना, लगभग लिखा है मैंने, क्योंकि सु और दु दो ऐसे उपसर्ग हैं जो अच्छे और बुरे यानी विशेषता बताए जाने की वजह से वो कर्मधारय समास में चले जाते हैं। बाकी उपसर्ग से युक्त लगभग शब्द है वो अव्ययी भाव समास में रहते हैं। जैसे शब्द है आपका आजन्म, तो आजन्म में जन्म क्या है? मूल शब्द आ क्या है? उपसर्ग, तो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आपका पुनरावृत्ति वाले सभी शब्द। जिन भी शब्दों में पुनरावृत्ति होती है, ऐसी कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिखती है, तो वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे शब्द आपका हाथों हाथ, बीचों बीच, दिनों दिन, रातों रात, ये क्या है? पुनरावृत्ति वाले शब्द है, तो क्या कर देंगे अपन? अव्ययी भाव समास इसमें कर देंगे। नेक्स्ट अपना प्रति उपसर्ग से युक्त शब्द। प्रति उपसर्ग से युक्त कोई भी शब्द दिखे, जैसे कि प्रतिदिन है, प्रतिघात है, ऐसा कोई शब्द आपको दिखता है तो उसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला आपका तत्पुरुष समास। पहली चीज, तत्पुरुष जो समास होता है इसका उपनाम होता है कारकीय समास। वो पढ़ा क्यों? क्योंकि इसमें लगभग कारकों की विभक्तियों का यूज होता है। यहाँ पे पूरे कारकों की विभक्तियों का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 6 ही विभक्तियां हैं जिनका यूज तत्पुरुष समास के साथ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू अपन क्या देखेंगे? इसके भेद देखेंगे। जैसे सबसे पहले है गगनचुंबी। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होता है? गगन को चूमने वाला। तो को क्या है? आपकी कर्म की विभक्ति है, तो इसमें क्या हो गया आपका? कर्म तत्पुरुष। दूसरा आपका तुलसीकृत। तो तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा, कृत, कृत यानी रचित होता है, तो के द्वारा या फिर से किसका होता है? करण का होता है। अगला देखिए हवन शामगिरी। हवन शामगिरी का समास विग्रह करते तो क्या बनता है? हवन के लिए शामगिरी। तो के लिए किसका होता है? संप्रदान का होता है, तो इसमें क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। यानी देखना आपको ये है कि कौन सी विभक्ति इसमें यूज हो रही है और वही आपका तत्पुरुष का उपभेद हो जाएगा। अगला पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट और अलग होने का सेंस से किसमें देता है? अपदान में देता है, तो इसमें क्या हो गया? अपदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नगर सेठ। नगर सेठ क्या होता है? नगर का सेठ, तो का क्या है? आपकी विभक्ति किसकी है? संबंध की, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष समास। अगला आपका नराधम। नराधम क्या होता है? नरों में अधम, ठीक है, तो में है, में किसकी होती है? में और पर होती है आपके अधिकरण की, तो इसमें क्या हो गया?
अधिकरण हो गया। नेक्स्ट है आपका अंत्यवाची। अब दो और बचते हैं, कौन कौन से, अलुक और उपपद। अलुक जो होता है उसमें आपकी विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, जब भी उपपद जो होता है उसमें क्या है, अंतिम यानी लास्ट जो पद होता है वो किसी न किसी प्रत्यय से युक्त होता है। आइए देखते हैं, अंत्यवाची यानी अंत्य में वास करने वाला, बोले तो पड़ोसी को बोलते हैं अंत्यवाची। तो में क्या मिला आपको, विभक्ति मिली ना, तो में यानी कि विभक्ति चिन्ह इसमें लोप नहीं होता, इसमें रहती है, तो इसमें क्या हो गया आपका अंत्यवाची में अलुक तत्पुरुष हो गया। अगली चीज कांस्य कार। अब देखिए कांस्य आपका मूल शब्द, कार आपका प्रत्यय। अभी मैंने बताया प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं वो आपके उपपद तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं, याद हो गया। अगला रसगुल्ला। अब देखना रसगुल्ला क्या होता है, रस में डूबा हुआ गुल्ला। तो में डूबा हुआ इसमें कोई अपन को दिखाई नहीं दे रहा था, वो लुप्त हो रखा था, जैसे दही बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। अगला है असभ्य, और असभ्य यानी नए सभ्य, तो इसमें नेगेटिविटी मिल रही है अपन को, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नए तत्पुरुष समास। तो ये हुआ आपका तत्पुरुष समास और इसके उपभेद। नेक्स्ट चलेंगे अपन द्विगु समास पे, जो कि तत्पुरुष का एक उपभेद होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। बोले तो तत्पुरुष समास है द्विगु और कर्मधारी का पापापन मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए द्विगु जो समास होता है इसका उपनाम होता है संख्यावाची समास। क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम पद कोई ना कोई संज्ञा होती है, और द्वितीय पद है कोई ना कोई संज्ञा होती है। जैसे शब्द लिखे मैंने सोराहा है, जैसे नवरस है, जैसे तिराहा है, जैसे त्रिभुवन है, ये शब्द जो है इनमें देखिए यहाँ पे चौराहा यानी चार, चार क्या है संख्या, तो संख्या दिखते ही, प्रथम पद संख्या दिखते ही आपको क्या करना है संख्यावाची, और संख्यावाची क्या होता है आपका द्विगु समास होता है। अगला नवरस यानी नवरसों का समूह है, नव यानी नो, नो क्या है संख्या, संख्या यानी संख्यावाची, और संख्यावाची मीन्स आपका द्विगु समास। तो इजीली आपको याद हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास का सबसे पहले तो उपनाम क्या होता है, समानाधिकरण समास होता है। इसमें चार चीजें होती है, एक होता है विशेष्य, विशेषण, उपमेय और उपमान। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जो जिस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य हो जाएगा। विशेषण आपको पता है विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अगला उपमेय, उपमान। उपमेय क्या होता है, सेम विशेष्य होता है, ठीक है, जिसकी यानी जिसको अपन उपमा देंगे वो उपमेय होता है, और जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे नीलगाय शब्द, गाय क्या है आपका, जिसकी मतलब नीला तो क्या इसकी विशेषता है, तो गाय क्या हो गया यहाँ पे संज्ञा शब्द, तो क्या हुआ विशेष्य, ठीक है, गाय विशेष्य हो गया। इधर नीला क्या इसकी विशेषता, तो विशेषण हो गया। तो यानी नीली गाय है, इसमें नीला विशेषण है और गाय क्या है आपकी विशेष्य। तो ये कौन सा हो गया, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। अगला कवि पुंगव, यानी कवियों में पुंगव, पुंगव बोले तो श्रेष्ठ होता है, तो पुंगव तो इसकी विशेषता इट मीन्स विशेषण हुआ। कवि क्या है आपका विशेष, यानी कवि को तो दे रहे हैं ना, कवि की तो बता रहे हैं विशेषता, तो ये विशेष से बात, तो ये कवि पुंगव है, ये कैसा है विशेष से विशेषण कर्मधारय समास। अगला चंद्रमुख। अब देखना चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, मुख क्या है यहाँ पे जिसकी मतलब जिसको उपमा देंगे तो ये क्या हुआ अपना उपमेय। चंद्र यानी चांद के समान बताया, इसकी उपमा दी तो ये क्या हुआ उपमान, तो यहाँ पे क्या हो गया उपमान उपमेय कर्मधारय समास। नेक्स्ट अपना देहलता। अब यहाँ पे देखिए देह क्या है जिसकी बात हो रही है, जिसको अपन उपमा देंगे तो ये देह तो हो गई यहाँ पे उपमेय, और लता क्या है यहाँ पे उपमान हो गया, तो ये क्या हुआ अपना उपमेय उपमान कर्मधारय समास। बड़ा इजी है, शॉर्ट में याद कर सकते हो, जिस भी शब्द में आपको लगे कि इसमें विशेषता बताई जा रही है तो वही आपका कर्मधारय समास आपको टिका के आना। बात करें इसकी कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। अगला देखिए नेक्स्ट आता है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद कोई ना कोई संज्ञा होती है। इसमें ध्यान ये रखना है इसमें योजक चिन्ह की प्रधानता होती है, ठीक है, दो शब्द मिलेंगे, दो पद होते हैं, उनके बीच में लगभग आपको मोस्टली योजक चिन्ह मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके खुद के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला आपका इतरेतर होता है, दूसरा आपका समाहार होता है, तीसरा आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। पहला जो है इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें आपके स्वतंत्र पद होते हैं, जैसे माता पिता शब्द है, ठीक है, हरिहर शब्द है, तो माता और पिता दोनों आपके स्वतंत्र शब्द हैं और उनके बीच में आपको योजक चिन्ह मिला तो अपन क्या करेंगे द्वंद्व समास, और वो भी कौन सा इतरेतर द्वंद्व समास अपन कर देंगे। अगला समाहार द्वंद्व समास होता है, इसमें क्या होता है समानार्थी शब्द आपको मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका जीजान तन बदन, तो यहाँ पे एक शब्द सार्थक है, यानी लगभग दोनों शब्दों का सेंस सेम निकल रहा है लेकिन अपन समानार्थी शब्दों का यूज कर रहे हैं। अगला आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास तीसरा पार्ट होता है, इसमें क्या है विलोम शब्दों का यूज होता है, जैसे पाप पुण्य
सुख दुख है, शादी गमी है, तो विलोम शब्द का यूज है वो किसमें होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास में होता है। अगला देखिए नेक्स्ट आता है लास्ट आपका बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास बड़ा ही इजी है। यहाँ पे बहुव्रीहि क्या होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बोले तो कोई अन्य ही पद प्रधान होता है जिसका अपन को दूर दूर तक नहीं पता होता कि इसमें कौन सा पद आने वाला है। यानी बात करें इसमें लगभग देवताओं के जो उपनाम होते हैं वो बहुव्रीहि समास में काउंट किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, गिरिजा, चक्रपाणी, लंबोदर, वीणापाणी, ऐसे कितने भी देवताओं के नामों पर ले सकते हैं, वो सभी के सभी बहुव्रीहि समास में आएंगे। कोई भी शब्द आपको दिखे, ऐसा शब्द जो किसी भी देवता का उपनाम है और उसमें आपका क्या करना आपको, यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई पद प्रधान नहीं दिखे, कोई अन्य पद यानी कोई तीसरा ही पद प्रधान दिखता है, वह आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो ये हुआ आपका समास का छोटा सा वीडियो। आपको सेशन कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा ऐसे ही नए नए वीडियोज पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए कैरियर बनाओ चैनल को और ज्वाइन कीजिए कैरियर बनाओ के टेलीग्राम को। थैंक यू सो मच।